हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बच्चलन अंतिम भाग। सुबह के 9:30 बज चुके थे। 10 बजे मुझे अपने ऑफिस के लिए निकलना था। मैं तैयार होकर बिस्तर पर लेट गया। अभी आधे घंटे का समय बाकी था। कल जब रवि का फ़ोन आया था उसी समय से हृदय काफ़ी विचलित था। क्या हो रहा होगा प्रभा के यहाँ। कल प्रभा का विवाह रवि के साथ हो जाता। शायद रवि ने मना कर दिया होगा जैसे वह कह रहा था। उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया। मैं कैसे प्रभा से संपर्क करूं? प्रभा का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। रवि से ही प्रभा का नंबर ले लूं? नहीं, यह उचित नहीं होगा। तरह तरह के प्रश्न मेरे हृदय में उठ रहे थे। ऊपर से प्रभा की यादें मुझे तड़पा रही थी। तभी एकाएक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने निगाह उठाकर देखा तो सेठ अम्मीचंद अपने ड्राइवर के साथ दरवाजे पर खड़े थे। एकाएक उन्हें इस तरह दरवाजे पर खड़ा देखकर जितना मैं अचंभित था उससे अधिक मुझे देखकर भौचक्के रह गए। मेरे मुंह से एक साथ निकल गया, अंकल जी आप? तो उनके मुंह से भी निकल गया, विवेक तुम यहाँ? हाँ अंकल जी, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। मगर आप कैसे आ गए? हम आगरा जा रहे थे। यहीं बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया। सड़कों पर हमारी आगे खड़ी रोडवेज बस में आग लगाकर वह हमारी तरफ भागे। हम जैसे तैसे अपनी गाड़ी से कूदकर इसी गली में भागे और इस कमरे तक आ गए। कमरे का दरवाज़ा लगभग आधा खुला था, इसलिए और अधिक दूर न भागकर हम इस कमरे में घुस आए। इसी गली के सामने रोड पर हमारी कार खड़ी है। उपद्रव की घटना सुनकर मैं भी अचंभित रह गया। अचानक हुए उपद्रव की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अतः मैं भी कमरे से बाहर निकल आया और साथ साथ अंकल जी और उसका ड्राइवर भी। गली के सामने खड़ी कार भी धू धू कर जल रही थी और उपद्रवित चिल्लाते हुए तोड़फोड़ करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कार को जलती हुई देखकर अंकल जी बोले, यही है हमारी कार। लोगों ने इसे भी आग लगा दी। अंकल जी ने कार की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैंने उन्हें रोक लिया। उपद्रवियों के बीच जाना ठीक नहीं है। कार तो जल ही गई, जान क्यों खतरे में डाली जाए। मैंने अंकल जी और ड्राइवर को अंदर अपने कमरे में बैठाकर अंदर से कुंडी लगा ली। लोगों के चिल्लाने का शोर मेरे कमरे तक भी आ रहा था। हम सभी कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहे। कुछ समय बाद पुलिस आ गई। कुछ लोगों को दबोच लिया, कुछ भाग खड़े हुए। तब जाकर सड़क पर यातायात शुरू हो गया। तो हम भी कार के पास पहुंच गए जो जलकर खाक हो चुकी थी। सेठ अमीचंद की गाड़ी जलकर खाक हो गई तो मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आप आगरा जा रहे थे, आपकी गाड़ी जलकर राख हो गई है, अब आप आगरा कैसे जाएंगे? कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। मगर यह बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम तो दिल्ली में थे। अंकल जी मेरी नौकरी BSNL में लग गई है। मैंने दिल्ली से पल्लेदारी का काम छोड़ दिया है। अब मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। यही हाथरस में मेरी पोस्टिंग है। इसी कमरे में किराए पर रहता हूँ। आपके लिए आगरा जाने को टैक्सी मंगा लूँ? सेठ अमीचंद कुछ सोचते हुए बोले, नहीं, भगवान के निर्णय विचित्र होते हैं। मेरी यात्रा शायद यहीं तक थी, इसलिए गाड़ी को भी यहीं जलना था। अब मैं आगरा नहीं जा रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आप तो आगरा जा रहे थे? हाँ, मैं मेरठ से तो आगरा के लिए ही निकला था। मैंने प्रभा का विवाह रवि से करने का निश्चय किया था। कल रवि ने विवाह करने से मना कर दिया। मैं उसी सिलसिले में रवि और उसके पिता को बात करने जा रहा था, मगर भगवान की इच्छा ऐसी थी कि मैं हाथरस से आगे नहीं जाऊं। शायद इसलिए कार यही जल गई। इतना कहकर सेठ अमीचंद चुप हो गए। तो मैंने पूछा, अब आप आगरा नहीं जाएंगे? जो काम मुझे आगरा जाकर करना था यह काम यही हो सकता है। प्रभा तुमसे बहुत प्यार करती है। वह रवि के साथ विवाह से खुश भी नहीं थी। मैं ही समाज के बहस से रवि के साथ विवाह करने का उस पर दबाव बना रहा था। क्या तुम प्रभा से विवाह करोगे? अंकल जी के शब्द मेरे कानों में शहद बोलते चले गए। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। फिर भी मैंने कुछ संभल कर कहा, अंकल जी हम दोनों विवाह करने को तो दिल्ली में ही तैयार थे, मगर मैं आपके आशीर्वाद के साथ ही प्रभा से विवाह करना चाह रहा था। तभी तो प्रभा को लेकर मेरठ आ गया, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं प्रभा को आपसे मांग लूँ। प्रभा के कैसे जी रहा हूँ यह मेरा दिल ही जानता है। रवि का फ़ोन भी मेरे पास आया था। वह गलत नहीं है। प्रभा खुशी के कारण ही वह रास्ते से हट गया, मगर वह तो मुझसे कह रहा था कि प्रभा बदचलन है, इसलिए मैं प्रभा से विवाह नहीं करूँगा। यह गलत है। वह भी प्रभा को चाहता है, मगर प्रभा मुझसे प्यार करती है, इसीलिए वह बदचलन का दाग लगाकर प्रभा को रास्ते से हट गया। सेठ अमीचंद कुछ बोलते हुए बोले, विवाह के लिए मना करने के बाद रवि ने यह भी कहा था कि प्रभा विवाह के साथ खुश रहेगी, मगर उसने अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया। आपका उस पर दबाव नौकरी का ही था। जब तक वह आपका नौकर था तब तक उसे आपकी बात माननी पड़ती, मगर वह अब आपका नौकर नहीं है, स्वतंत्र है। आप उस पर दबाव नहीं बना पाएंगे। खैर जो भी हो, अब तुम हमारे लिए टैक्सी मंगा लो
जो हमें तुम्हारे गांव में घुमाकर मेरठ तक छोड़ दे, और तुम भी हमारे साथ अपने गांव तक चलो। तुम्हारे पिताजी से बात करनी है और तुम्हें कल बारात लेकर मेरठ आना है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आँख, वह मुझे मिल गई। टैक्सी से मैं अंकल जी के साथ अपने गांव पहुंच गया और अंकल जी पिताजी को कल बारात लेकर मेरठ पहुंचने के लिए सहमत करने के बाद मेरठ निकल गए। लड्डू तो मेरे मन में फूट रहे थे। कितना तड़पा था मैं प्रभा के लिए। पिताजी ने झटपट बारात की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ निमंत्रण फ़ोन से दिए, कुछ बाइक से इधर उधर भागकर। मैं भी अपने लिए शेरवानी खरीदने बाजार पहुंच गया। मेरे पैर हवा में उड़ रहे थे। कल प्रभा मेरी हो जाएगी। प्रभा के लिए चांद सितारे चुनने का जी कर रहा था, मगर समय भाव से कुछ अंकल जी के मना करने से कुछ भी खरीदारी नहीं की। सिर्फ अपने लिए शेरवानी और सेहरा लेकर मैं घर आ गया। दूसरे दिन दोपहर तक सज धज कर बारात भी घर से निकल गई। रात में विवाह की रस्में पूरी होती रही। फेरों के समय पंडित जी द्वारा बोला जा रहा एक एक श्लोक मेरे कानों में शहद घोल रहा था। बावन पढ़ने के बाद प्रभा की विदा होकर हमारे गांव आ गई। दूसरे दिन मैं शहर जाकर हनीमून के लिए होटल व यात्रा टिकट बुक कराने शहर निकल गया। शाम को लौटा ने पूछा कहाँ गए थे। मैंने कहा हनीमून के लिए टिकट बुक कराने। कहाँ जा रहे हैं हनीमून पर, प्रभा ने पूछा। मैंने कहा दिल्ली में असरफी के कोटे पर। यह सुनकर प्रभा ने मेरे लिए बेलन उठा लिया। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी।